हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पेज नंबर 49 है आपकी टेक्स्ट बुक के। ये ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है पेज 49 पे बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हम पढ़ रहे हैं, ये बोर्स मॉडल ऑफ एटम जैसे हमने पढ़ा बेटा। जैसे आप टेक्स्ट बुक पे देखोगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम, तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ने के फ़ौरन बाद हैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस बेटा। तो चलिए हम उन क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। देखो बच्चों, हमने थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम आपको समझाया, जिसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी मैंने बताया आपको, वेरियस नेम्स उसके लिए। तो जहाँ पे आपको मालूम है कि हमने उसको कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एम्बेड था जस्ट लाइक द सीड्स इनसाइड द, अगर हम वाटरमेलन मानते हैं। तो बाकी जो ये फ्लैशी पार्ट है, ठीक है, कि जो बाकी आपको इस तरह से मिलता है थ्राउट, ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, और ये जो माइनस साइंस मैंने यहाँ पे दिखाए थे ये आपका वो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल डिस्कशन थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में पढ़ाई थी। अब क्वेश्चन देखिए क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के बेसिस पे एक्सप्लेन करो हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि आप न्यूट्रल कैरेक्टर ऑफ एटम एक्सप्लेन करो ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो देखो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम ने किस तरह से बताया था कि एटम की स्टेबिलिटी, उसने कहा था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ये आपस में बैलेंस होता है, यानी जितना जितना अमाउंट जो पॉजिटिव चार्ज है उतना अमाउंट जो है वो नेगेटिव चार्ज भी होता है इस एटम के अंदर। तो देखिए इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, एज पर द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम एन एटम कंसिस्ट्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के मुताबिक एक एटम में दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव चार्ज भी, विच आर इक्वल इन नंबर, और इन जिनका नंबर जो है, जिनका विच आर इक्वल इन नंबर एंड मैग्नीट्यूड, जो नंबर और मैग्नीट्यूड में जो हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप क्या लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैं नॉर्मली बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लिखते हैं -1, ठीक है, और प्रोटॉन का चार्ज हम क्या लिखेंगे, सिर्फ साइन हम यहाँ बदल देंगे, मैं इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम सेम लिखेंगे, साइन हम प्लस लिखेंगे और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 लिखेंगे, तो -1 और +1 से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अदरवाइज़ ये क्या होंगे बेटा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होंगे इक्वल इन नंबर एंड मैग्नीट्यूड होंगे, सो दे बैलेंस ईच अदर। ये जब इक्वल नंबर एंड मैग्नीट्यूड में है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर, तो फिर ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, सो दे बैलेंस ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस होगा एटम के अंदर एज पर द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, सो फॉर एज द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम इज कंसर्न, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच बेटा एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो फिर ये इलेक्ट्रिकली जो है एटम न्यूट्रल होगा जब देखिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, तो फिर प्लस माइनस कैंसिल होकर वहाँ पे एटम का चार्ज नेट क्या आएगा, न्यूट्रल आएगा। तो इस तरह से जो है हम थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के मुताबिक एटम का न्यूट्रल चार्ज जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ज़रा बेटा आप वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर मत देखिए, खुद से पूछिए, अपने आप को पढ़ाया है मैंने आपको कि रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के मुताबिक पार्टिकल है जो प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जब मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने ही एटम के अंदर सेंट्रल पोर्शन पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है जिसको पॉजिटिवली चार्ज, जिसको न्यूक्लियस नाम बताया था, और वो न्यूक्लियस जो है वो किस चीज़ का बना होता है वो भी मैंने आपको बताया था, तो वो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। तो हम यहाँ इसका आंसर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस होता है बना हुआ प्रोटॉन्स का, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है ड्यू टू किसके कारण बेटा, ड्यू टू प्रोटॉन्स, दैट मीन्स प्रोटॉन्स मीन्स दैट इज पॉजिटिवली चार्जिड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, इनकी वजह से। तो वही हमने बता दिया, यहाँ पे हमने पढ़ा भी था पीछे, सो ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है ड्रॉ स्केच, स्केच मतलब अपने डायग्राम बतानी है, ठीक है, अपने डायग्रामेटिकली बताना है। ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स। बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो 3 शेल्स तक आपने दिखाना है। तो मैंने आपको बताया था बोर्स मॉडल ऑफ एटम ने क्या बताया कि एटम एज अ होल जो है वो स्फेरिकल होता है, जैसे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में भी यह बात हमने पढ़ी थी। फिर सबसे इसके सेंट्रल पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, सम डिस्टेंस अवे इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे इलेक्ट्रॉन होता है, और ये भी हमने पढ़ा पीछे कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होता है, ये इस न्यूक्लियस को अपना सेंटर मान के रिवॉल्व कर रहा होता है। जैसे ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ करता है तो ये बेटा एक शेल बनता है, सेकंड सर्कुलर पाथ करता है तो सेकंड शेल आता है, थर्ड कंप्लीट शेल करता है तो थर्ड शेल आता है, और यही आपको 3 ही पूछे गए हैं। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स, तो न्यूक्लियस के पास वाले शेल को के शेल बोलेंगे, न्यूक्लियस के पास नेक्स्ट वाले शेल को हम एल शेल बोलेंगे, और नेक्स्ट वाले यानी थर्ड शेल को हम एम शेल बोलेंगे। तो फर्स्ट शेल के शेल, सेकंड एल शेल, थर्ड एम शेल। तो यही यहाँ पर भी देखिए, इसको आप क्या बोलोगे बेटा, यहाँ पे लेबल भी इसको कीजिए साथ साथ में। इस पॉजिटिव चार्ज को हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। उसके बाद ये के शेल, एल शेल, एम शेल आप यहाँ पे बताएंगे। और मैंने आपको बड़ी बार बताया कि इनको हम हिंदी अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम में अगर प्रेजेंट करना हो तो इस के शेल को, न्यूक्लियस के पास वाले के शेल को हम फिर 1 भी बोल सकते हैं, सेकंड एल वाले शेल को हम 2 बोल सकते हैं, एम वाले शेल को हम 3 बोल सकते हैं। यानी इंस्टेड ऑफ अगर हम के एल एम से नहीं तो फिर हम 1 2 3 से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और याद भी रखना है यहाँ पर आपने कि के लिए मैंने बड़ी बार बताया, आज फिर से बता रहा हूँ कि के लिए इसकी वैल्यू हो जाती है 1, एल के लिए हो जाएगी 2, एम के लिए हो जाएगी 3। बेटा ये आपने याद भी रखना। तो ये जो 1 2 3 वैल्यूज़ हैं इनको हम एन से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि के शेल के लिए, देखो यहाँ पे के शेल दिखाया गया है कि के शेल के लिए आपने याद रखना है एन कितना होता है 1, एन इज इक्वल टू 1। एन क्या चीज़ है बेटा, एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए क्वांटम नंबर्स तो अभी आप इतनी स्टेज में नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। आप इतना याद रख लीजिए नॉलेज के लिए कि क्वांटम नंबर्स आर a set of 4 numbers which are as principal quantum number, azimuthal quantum number हैं, magnetic quantum number and spin quantum number, which are used to give us complete information about the electron। बेटा इतना याद रख लीजिए आप। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो पहला होता है उसको हम स्मॉल एन से बेटा डिनोट करते हैं, और उसी की ये वैल्यूज़ यहाँ होती हैं शेल्स के साथ, ठीक है। जैसे के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, तो ये हम एन लिखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के लिए कितनी है, 1 है। अभी मैं पूछूंगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू एल शेल के लिए कितनी है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ एल शेल के लिए एन का वैल्यू 2 है। इसी तरह से मैं आपको बोलूँगा कि एम शेल के लिए, थर्ड शेल के लिए बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे 3 है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लेबल करके भी बताइए। तो नीचे आपने फिर लिखना है उसको फिगर, जैसे यहाँ पर भी दिया है फिगर शोइंग बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है बेटा। तो बोर्स फिगर शोइंग बोर्स मॉडल ऑफ एटम विद 3 शेल्स ही आपको पूछा गया है, तो आप यहाँ लिख सकते हो फिगर शोइंग बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स। लेकिन इसमें ये चीज़ें लेबल करनी है, जैसे मैंने अभी बताया, न्यूक्लियस को भी बता दो हैं, इन शेल्स को भी के एल एम करके दिखा दो, 1 2 3 करके बताओ, और फिर के शेल के लिए याद रख लो एन इज इक्वल टू 1, एल शेल के लिए एन इज इक्वल टू 2, और एम शेल के लिए एन इज इक्वल टू 3 वगैरह, ये भी आपने यहाँ पे याद रखना। होप कि ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे बेटा इसका आपको आंसर मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन, कि क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है इफ़ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ अ मेटल अदर देन गोल्ड। देखो आपको मालूम है कि जैसे आप बायो में नहीं पढ़ते हो बेटा मेंडलिज्म के बारे में, वाई जॉर्ज मेंडल पिक अप अ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, उसने पी प्लांट ही एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना था, बाकी प्लांट्स पे वो उस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था क्या। इसी तरह से हम यहाँ पर भी जो है ये एक सवाल हमको आया है कि जो रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था अपना मॉडल ऑफ एटम देने से पहले, तो उसने गोल्ड फाइल ही क्यों चुनी थी वहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पूछा जा सकता है, क्या वो दूसरा कोई मेटल क्यों नहीं ले सकता था। तो बेटा इसका आंसर है, मैंने आपको तब भी बताया था मॉडल ऑफ एटम में, इस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी, गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट भी हम इसको कहते हैं, तब भी मैंने आपको बोला था कि इसलिए इसने गोल्ड फाइल को यहाँ पे चुना था, क्योंकि गोल्ड जो है ये मोस्ट डक्टाइल, क्या है बेटा, मोस्ट डक्टाइल मेटल है। हम इसको
काफ़ी ज़्यादा वेरी 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 क्या कर सकते हैं, थिन कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। और इसको यानी ये जो रदरफोर्ड थे, इनको इस एक्सपेरिमेंट के लिए भी ये शीट, ये फॉइल जो मेटल की चाहिए थी, काफ़ी ज़्यादा थिन चाहिए थी, थिक नहीं चाहिए थी। तो इसलिए दैट इज़ वाई रदरफोर्ड ठीक है कैरिड आउट हिज एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग अ मेटल फाइल ऑफ गोल्ड। ओके, क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर कि क्यों उसने किया एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ फाइल ऑफ अ मेटल अदर देन, नहीं, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ, हाँ ये कहता है कि अगर हम क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे कैरी बाय यूजिंग अ फाइल ऑफ मेटल अदर देन गोल्ड, मतलब गोल्ड के अलावा अगर हम करेंगे यूज़ मेटल फाइल यहाँ पे, तो फिर हमारे अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसमें हमारी क्या ऑब्जर्वेशन आएगी। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन, क्या होगी अगर हम गोल्ड फाइल के अलावा कोई दूसरी मेटल फाइल यूज़ करते हैं। तो देखिए बेटा, इसका आंसर है इफ़ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग फॉइल ऑफ एनी मेटल एज थिन एज गोल्ड। फिलहाल तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फाइल को यहाँ पे लिया, क्योंकि वो इसको काफ़ी ज़्यादा थिन मोस्ट डक्टाइल था मिला, इसलिए वो उसने लिया। अब हम कहते हैं यहाँ पर देखो भाई, अगर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरी आप करते हो, यानी आप उसको प्रैक्टिकली करते हो एक्सपेरिमेंट को यूजिंग अ फाइल यानी शीट ऑफ एनी मेटल, किसी भी मेटल की गोल्ड के अलावा, लेकिन वो एज थिन एज गोल्ड है, यानी जितना थिन, जितना उसको पतला कर सकते हो जैसा गोल्ड होता है, गोल्ड फाइल यूज्ड बाय रदरफोर्ड, जितना गोल्ड फाइल थिन यूज़ किया था रदरफोर्ड ने, तो देयर वुड बी नो चेंज इन ऑब्जर्वेशंस, तो फिर ऑब्जर्वेशंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। समझ आ रही है आपको बात? अगर हम किसी मेटल फाइल को जो गोल्ड के अलावा तुम लेना चाहते हो, उसको आप ले सकते हो, लेकिन आपने उसको उतना थिन रखना है जितना गोल्ड फाइल यूज़ किया था रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में, तो तब आपको कोई दूसरे चेंजेस नहीं आएंगे, वही चेंजेस, वही ऑब्जर्वेशंस मिलेगी जो ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड को मिली थी। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हो तो फिर आपको रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल सकते हैं। बट सिंस अदर मेटल्स आर नॉट सो मैलिएबल, लेकिन आपको मालूम है कि ये जो बेटा गोल्ड है ये मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल एज वेल मेटल है, मोस्ट मैलिएबल मेटल है, तो इसकी हम थिन शीट बना सकते हैं, थिन शीट बना सकते हैं, इसकी पतली पतली शीट्स आप इसकी कर सकते हो। बाकी कोई ऐसा मेटल इसका जैसा नहीं है। नो, बट सिंस अदर मेटल्स आर नॉट सो मैलिएबल, इतने ज़्यादा मैलिएबल नहीं है वो, इतने ज़्यादा थिन शीट्स नहीं कर सकते हो आप जितनी थिन शीट्स आपको गोल्ड की मिल सकती है। ठीक है, सो सच अ थिन फॉइल इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन, ऐसा थिन फॉइल, ऐसा थिन मेटल शीट ऑब्टेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ट्रबलसम है। ठीक है, इफ़ वी यूज़ अ थिक फाइल, और अगर हम थिन फाइल के बजाय, ज़रूरी है क्या, कुछ बच्चे बोलेंगे क्या सर ज़रूरी है यहाँ पे थिन फाइल ही यूज़ करना जो रदरफोर्ड ने किया था, अगर हम थिक फाइल यूज़ करेंगे, सो इफ़ वी यूज़ अ थिक फाइल, अगर हम थिक फाइल मेटल की यूज़ करेंगे यहाँ पे, फाइल मतलब शीट, देन मोर अल्फ़ा पार्टिकल्स वुड बाउंस बैक, तो फिर ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो, जैसे आपने बताया था ना कि मेजर डिफ्लेक्शन जो है बाउंस्ड बैक जब मिला था वो माइनर मिला था हमको, तो अगर आप थिक फाइल लोगे देन मोर अल्फ़ा पार्टिकल्स वुड बाउंस बैक एंड नो आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ पॉजिटिव मास आपको इन द एटम नहीं मिलेगा, वुड बी अवेलेबल विद सच एन सर्टेनिटी, मतलब इतनी एक्यूरेसी के साथ फिर आपको वो पॉजिटिव मास जो प्रेजेंट होता है इन द एटम, उसके बारे में आपको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं मिल सकती। तो इस वजह से बेटा हम यहाँ पे, तो अब कुल मिला के आपको क्या समझ में आ गया कि आप गोल्ड फाइल के अलावा मेटल फाइल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है कि वो फिर आपका मेटल फाइल जो है इतना थिन होना चाहिए जितना गोल्ड है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बाकी कोई मेटल आपको गोल्ड के अलावा इतना थिन नहीं मिलेगा, इतना मोस्ट मैलेबल नहीं मिलेगा। दैट इज़ वाई वी हियर प्रेफर टू यूज़ द गोल्ड फाइल फॉर द अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब मैं देखता हूँ यहाँ पे ये कितने क्वेश्चंस आपके हो गए, 4 क्वेश्चंस हो गए। आज हम इतना ही करते हैं, ये जो बाकी वाले हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं ये हम नेक्स्ट ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। डिस्कस किए हैं 4 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, उनके आंसर्स हमने आपको समझाए हैं। ठीक है, फर्स्ट 4 क्वेश्चन, तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड, इनको आप देखेंगे फर्स्ट टू लास्ट देखेंगे बेटा।
आप अच्छे बच्चे हैं अगर, तो आप इन लेक्चर्स को देखेंगे, फर्स्ट टू लास्ट देखेंगे। और अगर आप को इनको अंडरस्टैंड करना है तो कंसंट्रेशन के साथ आपने इनको देखना है, तब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये आपको पूरे आंसर्स, पूरे लेक्चर जो है ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। और लास्टली एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि फोर्सेबली नहीं, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं बेटा। अगर आपको लेक्चर्स मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो मैं फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।